हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 16 तक बताया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से करने वाले। ठीक है, तो जो 17 से क्वेश्चन है बच्चे, वो हम साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन यानी चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है कि भागीदारी यानी साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाए गए बाकियों का निकाल किस प्रकार करेंगे, समझाइए। ठीक है, तो पक्की तलपट के समय जो भी बाकी होते बच्चे, उसका निकाल किस प्रकार करेंगे उसको समझाना है। तो इसमें सबसे पहला दिया है समान अनामत। क्या दिया बच्चे? समान अनामत। तो देखो, समान अनामत जो होता है, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो समान अनामत का निकाल किस प्रकार करेंगे। तो समान अनामत या एकत्रित लाभ है ना। समान अनामत क्या है? एकत्रित लाभ। इसलिए सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के परिमाण में क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, और इसका अगर रोजनामचा बनाना है बच्चे, तो बनेगा समान अनामत खाते उधार साझेदार के पूंजी या चालू खाते का। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। ठीक है, कि समान अनामत का निकाल किस प्रकार करेंगे, तो उसके बारे में लिखना है कि समान अनामत या एकत्रित लाभ है, इसलिए सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के परिमाण में क्या करते बच्चे? बांट देंगे। ठीक है, और समान अनामत खाते उधार हो जाएगा साझेदार के पूंजी या चालू खाते का। उसके बाद है सेकेंड नंबर में दिया है रोकान बदघट भंडोल, है ना। रोकान बदघट भंडोल का मतलब होता है विनियोग वृद्धि कमी फंड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? विनियोग वृद्धि कमी फंड। तो यहाँ पे लिख देता हूं विनियोग वृद्धि कमी फंड। ठीक है, अब विनियोग वृद्धि कमी फंड जो होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते की बाकी विनियोग। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया ना, तो सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। विनियोग वृद्धि कमी फंड, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते की बाकी, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते की बाकी साझेदार के पूंजी खाते, साझेदार के पूंजी खाते उसके लाभ हानि के प्रमाण में। कौन से प्रमाण में बच्चे? लाभ हानि के प्रमाण में क्या करते थे हम लोग? तो सर इसे भी हम लोग क्या करते थे? लाभ हानि के प्रमाण में साझेदारों के पूंजी खाते उसके लाभ हानि के प्रमाण में जमा करते थे, है ना। जमा करेंगे। और अगर इसका रोजनामचा लिखना बच्चे तो क्या बनेगा? तो सर इसका रोजनामचा बनेगा विनियोग वृद्धि कमी फंड। क्या लिखेंगे? विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता उधार। ठीक है, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते उधार और साझेदार के पूंजी या चालू खाते का, पूंजी या चालू खाते का। इसको हम साझेदार के बीच क्या करते थे बच्चे? बांट देते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विनियोग वृद्धि कमी फंड। अब इसके बाद तीसरा जो दिया है टेक्स्ट बुक में, तो तीसरा दिया है बच्चे लाभ हानि खाते की उधार बाकी। ठीक है, तो लाभ हानि खाते की उधार बाकी का निकाल किस प्रकार करेंगे? तो सभी बच्चे को पता है कि जो लाभ हानि खाते की उधार बाकी आता था, उससे हम साझेदार के पूंजी या चालू खाते में क्या करते थे? बांट देते थे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि खाता की उधार बाकी। ठीक है, लाभ हानि खाते की उधार बाकी। अगर लाभ हानि खाते की उधार बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदार के पूंजी या फिर चालू खाते, पूंजी या चालू खाते के
कौन से पक्ष में बांटते थे? उधार पक्ष में पुराने परमान में क्या करते थे बच्चे? बांट देते थे। पुराने परमान में बांटेंगे, ठीक है। अगर इसका रोजनामचा लिखना है तो रोजनामचा हो जाएगा साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार करेंगे, है ना। पूंजी या चालू खाता क्या हो जाएगा बच्चे? उधार। और जमा किसके खाते करेंगे? तो सर जमा हो जाएगा लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का, बस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? इसका रकम लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ना। तो सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि समान नामत खाते का निकाल किस प्रकार करेंगे, विनियोग वृद्धि कमी फंड का निकाल किस प्रकार करते हैं, और लाभ हानि खाते के उधार बाकी का निकाल किस प्रकार करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कि पीढ़ी न विसर्जन, मतलब पीढ़ी के जो विसर्जन की पद्धति है, अदालत के हस्तक्षेप के सिवाय विसर्जन पद्धति समझाओ। मतलब जिसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करता है उस विसर्जन की कितनी पद्धति है उसको समझाना है ना। तो हमने पढ़ा था कि विसर्जन जो होता है बच्चे वो दो रीति से करते थे। विसर्जन करने की दो पद्धति, एक होता है अदालत द्वारा विसर्जन और एक होता है अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन, है ना। तो पेज नंबर 276 निकालेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 276, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अदालत के हस्तक्षेप के सिवाय जो विसर्जन हो किस प्रकार से करते हैं। तो पेज नंबर 276, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि पेज नंबर 276, आई होप सो सभी को मिल गया होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें बच्चे तो यहाँ पे लिखा है कि साझेदारी पीढ़ी के जो विसर्जन होते हैं इसके दो रीति है, ठीक है। पीढ़ी के विसर्जन की रीतियां या पद्धतियां, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पहला जो विसर्जन होता है उसको बोलते हैं सामान्य विसर्जन। क्या बोलते हैं बच्चे? सामान्य विसर्जन। और जो सामान्य विसर्जन होता है इसी को हम लोग अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें लिखा है कि अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन समझाइए, ठीक है। तो हमें इसके बारे में ही समझाना है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। और दूसरा जो विसर्जन होता है बच्चे वो अदालत द्वारा विसर्जन होता है। किसके द्वारा होता है? अदालत के द्वारा विसर्जन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समान विसर्जन या अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे सर्वसम्मति से। क्या दिया है? सर्वसम्मति से। तो सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है कि जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो, मतलब सबकी अगर अनुमति हो गया या सबकी मर्जी हो गई कि चलो अब हमें पीढ़ी का क्या करना है? विसर्जन करना है, ठीक है। तो जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो तब साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन चाहे जिस समय पर हो सकता है, जिसे ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ऐच्छिक विसर्जन। ये बहुत बार पूछा भी गया है 1 मार्क्स में कि भाई ऐच्छिक विसर्जन किसे कहते हैं। तो जब सभी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए क्या हो जाए? सम्मत हो जाए, है ना। वो लोग ने एकजुट होकर बोला कि भाई चलो अब पीढ़ी का क्या करना है? विसर्जन करना है। तो जब सभी साझेदार सम्मत हो जाते हैं, सबकी सम्मति एक हो जाए, तब पीढ़ी का विसर्जन जब चाहे तब हो सकता है, जिसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है? सर्वसम्मति से। जब सभी का सहमति होगा बच्चे तो ऐच्छिक विसर्जन होता है, ठीक है। दूसरा है करार द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? करार द्वारा। तो करार द्वारा में क्या होता है कि साझेदारों के बीच पहले से क्या होते हैं? करार की कुछ शर्तें तय होती है ना। तो साझेदार के बीच पहले से अगर निश्चित हुए करार की शर्तों के अधीन
साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है। अगर मान ले करार पत्र में लिखा है कि भाई बिजनेस को 5 वर्ष के लिए करना है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो पहले से ही तय है बच्चे कि 5 साल तक ही बिजनेस चलेगा, उसके बाद बिजनेस का क्या कर देंगे, विसर्जन कर देंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कानून द्वारा विसर्जन। अब कानून द्वारा विसर्जन में क्या होता है कि निम्नलिखित संजोगों में पीढ़ी का कानून द्वारा अनिवार्य विसर्जन होता है, अनिवार्य विसर्जन। ठीक है। अब कानून में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट कि पीढ़ी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। दिवालिया का मतलब होता है बच्चे कि जो फाइनेंशियली क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, मतलब जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे पर्याप्त ना हो, तो ऐसे साझेदार को हम क्या बोलते हैं, दिवालिया। ठीक है। तो अगर बिजनेस के अंदर सभी साझेदार क्या बोले यहाँ पे, या तो सब क्या हो गए, दिवालिया हो गए, या फिर एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो गए, तो भी पीढ़ी का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है पीढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी। अगर कोई बिजनेस गैर कानूनी अगर बने तो पीढ़ी का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाता है। अब कोई इलीगल बिजनेस करेगा, गलत तरीके से अगर कोई व्यवसाय चला रहा है, तो ऐसे बिजनेस क्या होते हैं, विसर्जन हो जाते हैं। ठीक है। किसके द्वारा बच्चे, तो कानून के द्वारा। तो कानून में कितनी बातें लिखी है, 2। पहला, या तो सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा है अगर पीढ़ी का धंधा चलाना क्या हो जाए, गैर कानूनी, तब भी क्या होगा, पीढ़ी का विसर्जन हो जाएगा। चौथा पॉइंट लिखा है निश्चित घटना के कारण। अगर कोई निश्चित घटना बनती है तो भी क्या होता है, पीढ़ी का विसर्जन होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है बच्चे कि यदि साझेदारी पीढ़ी में अमुक निश्चित अवधि के लिए हो। ठीक है। अगर मान लें कि हमने बिजनेस कितने साल के लिए कर दिया, 10 वर्ष के लिए कर दिया। ठीक है। तो एक अमुक निश्चित वर्ष हो गया, वह अवधि पूरी होने पर क्या हो जाएगा, विसर्जन। ठीक है। जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाएगा तो बिजनेस अपने आप क्या हो जाएगा बेटे, विसर्जन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित हो, है ना। अगर मान लें कि हमारा बिजनेस बनाने का कोई उद्देश्य होगा, है ना, कोई निश्चित उद्देश्य है, जैसे ही वो उद्देश्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाए, तो पीढ़ी का अपने आप क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा भी 12th एग्जाम दे रहा है, अब जैसे आपका 12th बोर्ड जो बच्चे पास हो जाएंगे, तो बताओ आप 12th क्लास से क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उद्देश्य को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है। लेकिन यही जो बच्चे फेल होते हैं तो वापस एग्जाम देते रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी क्या होता है, उनका खुद का कुछ उद्देश्य होता है बच्चे, है ना। जैसे उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो क्या करेंगे, पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है ना, अपने आप हो जाता है, इसमें करना नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट में बोले नोटिस द्वारा। नोटिस में क्या होता है कि स्वैच्छिक साझेदारी। ठीक है। स्वैच्छिक साझेदारी के संजोगों में कोई भी साझेदार, अगर सभी साझेदार की इच्छा हुआ, तो ऐसे संजोगों में क्या होता है बच्चे कि कोई भी साझेदार साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करने का अपना इरादा दर्शाती हुई एक लिखित नोटिस देते हैं। क्या देते हैं बच्चे, ठीक है। कोई भी साझेदार क्या देगा, लिखित नोटिस अन्य साझेदारों को देता है। दूसरे साझेदार को क्या करेंगे हम लोग, एक नोटिस दे देंगे। इस नोटिस में दर्शाई गई तारीख, अब उस नोटिस में लिखा होगा कितने तारीख से बिजनेस को हमेशा के लिए बंद करना है, अथवा नोटिस मिले तब से उनके बीच साझेदारी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से पीढ़ी का क्या हो जाता है, विसर्जन होता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि नोटिस द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पीढ़ी का विसर्जन कर सकते हैं। निश्चित घटना के कारण हो सकता है, कानून के द्वारा हो सकता है, करार के द्वारा हो सकता है, सर्वसम्मति से हो सकता है ना। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, अच्छे तरीके से लिख लेना। ठीक है। चलो ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चे। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। यहाँ पे लिखा है कि देव अने दीव, है ना, देव अने दीव पीढ़ी की कुल संपत्ति कितना दिया, 1,50,000। मतलब देव और दीव का जो कुल संपत्ति बचे वो कितना, 1,50,000, जिसमें से रोकड़ कितना है, तो रोकड़ है 10,000। पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति, पीढ़ी की चोखी का मतलब होता है बच्चे शुद्ध। ठीक है। शुद्ध संपत्ति 1,00,000 है, जिसमें पूंजी और अनामत का जो अनुपात है वो 4:1 है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है दीव
पूंजीकर्ता देवनी मूडी 20,000 વધુ છે है ना, मतलब दीव से देव का जो पूंजी है बच्चे 20,000 क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो देव का पूंजी 20,000 ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, दीव की। यहाँ पे बोला है कि वसूली खाते की जो खोट है, खोट यानी होता है हानि, है ना, तो वसूली खाते की हानि कितना दिया है, 20,000। पेढ़ी के विसर्जन करने के समय, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखेंगे प्रारंभिक पक्की तलपट किस प्रकार बनाते हैं ना। तो पूंजी दायित्व दिया हुआ है, रकम, संपत्ति लेना और रकम। ठीक है, पूंजी यहाँ पे लिखेंगे देव और दीप का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया था बच्चों की पूंजी और अनामत, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अनामत। तो अनामत दिया हुआ है, तो पूंजी और अनामत का अनुपात जो दिया वो 4:1 है। कितना दिया है, 4:1। अभी जैसा कि हम सभी बच्चे को पता है कि बिजनेस में जब हम पक्की तलपट बनाते हैं तो जितना संपत्ति होता है बच्चे उतना ही हमारा क्या होता है, पूंजी दायित्व होता है। तो यहाँ पे देखो टोटल संपत्ति दिया हुआ है 1,50,000। कितना दिया है, 1,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे बच्चे, 1,50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि पूंजी और अनामत का जो अनुपात है, ठीक है, पूंजी और अनामत का जो अनुपात है बच्चे वो दिया है 4:1 है ना। तो 4:1 का मतलब हो गया 4/5 और 1/5। और बिजनेस में दिया है शुद्ध संपत्ति, है ना, तो शुद्ध संपत्ति का मतलब होता है पूंजी और अनामत, है ना। पूंजी और अनामत को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध संपत्ति। ठीक है, तो शुद्ध संपत्ति दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। कितना दिया है, 1,00,000। तो 1,00,000 से हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो बताओ इसको 1,00,000 से गुना करेंगे तो बताओ रकम कितना आ जाएगा। तो अगर इसको ध्यान दो बच्चे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, है ना। तो 4 है तो 4 गुना क्या कर देंगे 1,00,000 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5। तो ये रकम आ जाएगा 80,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 80,000। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 1 गुने 1,00,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी हमारा कितना मिल गया, तो पूंजी मिल गया बच्चे, अगर आप ध्यान दो तो पूंजी मिल गया आपका कितना 80,000। तो ये जो 80,000 है इसमें ये दोनों की पूंजी है, देव और दीव का। ठीक है, और अनामत कितना हो गया 20,000। यहाँ पे लिख देंगे अनामत 20,000। ठीक है, अब इसके बाद जो बच जाएगा रकम है ना उसको हम क्या बोलेंगे, दायित्व। क्या बोलेंगे बच्चे, दायित्व। तो बताओ 1,50,000 में से अगर 1,00,000 रुपया क्या हो गया, पूंजी और अनामत हो गया, तो इसका मतलब जो बच गया वो हमारा क्या बन जाएगा, दायित्व। तो दायित्व कितना हो जाएगा, तो सर दायित्व हो जाएगा 50,000। तो बताओ अभी इधर का टोटल 1,50,000 हो गया। ठीक है, अभी इस तरफ का टोटल कितना दिया है, 1,50,000 है ना। तो ये जो 1,50,000 होगा इसको मान लेते संपत्तियां, है ना, जो भी संपत्ति होगा बच्चे वो हमारा कितना हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि दीव की जो पूंजी है, देव की पूंजी 20,000 बद्धू है, मतलब देव की पूंजी क्या ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना कि दीव का पूंजी है, पूंजी x, क्या मान लेंगे बच्चे x, है ना। तो देव की पूंजी क्या हो जाएगा, तो देव की पूंजी जो बोला है कि देव की पूंजी से 20,000 ज्यादा है, तो x प्लस क्या कर देंगे 20,000। ठीक है, अब बताओ दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं, देव प्लस देव, है ना, तो दोनों की पूंजी मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए था, 80,000 होना चाहिए था, है ना। तो देव की पूंजी x है और इसको हमने माना x प्लस 20,000, तो ये हो गया 80,000। अब बताओ प्लस 20,000 इधर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, बताओ x का वैल्यू हो जाएगा, अगर ध्यान दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 60,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 30,000। तो इसका मतलब हमने x किसको माना था, तो सर देव का पूंजी x माना था, तो x हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देव की पूंजी कितना लिख देंगे 30,000 और देव का पूंजी हमने क्या माना था, तो x प्लस 20,000,
तो x का मान अगर 30,000 रखेंगे तो 30,000 और प्लस 20,000 यानी टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 50,000। तो ये हो गया प्रारंभिक पक्की तल पर। अब इसमें अगर कोई पूछेगा देव की पूंजी कितना है तो 50,000, देव की पूंजी कितना है तो 30,000। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लिखा है बच्चे कि साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय खाता बंद करते समय कौन कौन से खाता तैयार किया जाता है वो बताना है। ठीक है, जब भी पीढ़ी का विसर्जन होता है तो उस समय हम कौन कौन से खाते बनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। तो सबसे पहले सभी बच्चे टेक्स्ट बुक निकालेंगे चैप्टर नंबर 7। तो जब चैप्टर नंबर 7 निकालेंगे तो उसमें आपको पेज नंबर निकालना है 278। कितना निकालेंगे बच्चे, 278। और सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि उसका आंसर क्या होगा ना। तो यहाँ पर लिखा है कि जब विसर्जन की हिसाबी असर, दिख रहा है सभी बच्चे को, विसर्जन की हिसाबी असर। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है कि विसर्जन की हिसाबी विधि का पालन करने के लिए और हिसाबी असर देने के लिए निम्नलिखित खाते तैयार किए जाते हैं, है ना। कौन कौन से खाते तैयार किए जाएंगे, तो पहला लिखा है बच्चे वसूली खाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपादन खाता, और इसी का एक और नाम है माल मिलकत निकाल खाता। ठीक है, उसके बाद है साझेदार का लोन खाता। अगर कई बार कोई साझेदार अगर लोन देता है तो फिर हम लोन खाता भी तैयार कर सकते हैं। फिर साझेदार का पूंजी खाता या चालू खाता, और चौथा क्या बनता है, रोकड़ और बैंक खाता। तो ये आपको ये 4 नाम लिखने, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ से समझ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है कि अगर पीढ़ी का विसर्जन होगा तो उस टाइम हम कौन कौन से खाते तैयार करते हैं, तो वसूली खाता, साझेदार का लोन खाता, साझेदार का पूंजी या चालू खाता, रोकड़ या बैंक खाता। ओके, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बनाने से पहले हम लोग सीखेंगे वसूली खाते का फॉर्मेट, है ना, कि वसूली खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, वसूली खाते का फॉर्मेट, है ना, क्योंकि फॉर्मेट अगर याद है बच्चे तो सारे रोज नामचे हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा जो क्वेश्चंस है उस फॉर्मेट के बेस पे ही आता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वसूली खाता किस तरीके से बनाते हैं। वसूली खाता, जब भी वसूली खाता बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट होता है बच्चे विवरण, रकम, विवरण, रकम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उधार, यहाँ पे लिख देंगे जमा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विवरण, रकम, विवरण और रकम। तो कभी भी वसूली खाता बनाएंगे बच्चे तो सबसे पहले क्या करते कि बिजनेस के पास जो भी संपत्ति होंगे, ठीक है, जितने भी संपत्ति होते हैं व्यवसाय के पास, उसके खाता बंद करते। क्या करते, उसके खाता को हम बंद करते। ठीक है, और जितने भी संपत्ति होंगे उस सबको हम कहाँ लिखते हैं, उधार तरफ। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं फुटकर संपत्ति। क्या लिखेंगे, फुटकर संपत्ति। तो जितने भी हमारे पास संपत्ति होंगे, जैसे जमीन मकान हो गया, जमीन मकान, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, तो सारे संपत्ति हम किधर लिखेंगे, उधार तरफ। जो भी हमारे पास संपत्ति बेचने वाला है वो सबके सब कहाँ लिखेंगे बच्चे, उधार तरफ। सिर्फ एक संपत्ति को हम नहीं लिखते, वो है रोकड़, है ना। रोकड़ को कभी भी उधार तरफ लिखेंगे नहीं, मतलब वसूली खाते में रोकड़ लिखना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ कौन सी संपत्ति लिखेंगे, जिसको हम मार्केट में बेचने वाले हैं। ठीक है, जो बाजार में बिकेगा वही संपत्ति को हम कहाँ लिखेंगे, उधार तरफ। तो जितने भी संपत्ति सबको किस तरफ लिखेंगे बच्चे, उधार तरफ, जमीन मकान यंत्र फर्नीचर। उसके बाद जितने भी दायित्व होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुटकर दायित्व, तो सारे दायित्व को किस तरफ लिखेंगे, तो जितने भी दायित्व होंगे वो सब कहाँ लिखना है, जमा तरफ। ठीक है, जैसे लेनदार हो गया, देनी हुंडी हो गया, ठीक है, फिर है कारीगर लाभ भाग फंड, कारीगर लाभ भाग फंड, ये भी हमारा क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, फिर प्रोविडेंट फंड है बच्चे, प्रोविडेंट फंड। तो सबके सब कहाँ लिखना है तुमको,
जमा तरफ। तो जितने भी दायित्व है उसके खाता बंद करके कहाँ लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे बच्चे, जमा तरफ। ठीक है, सारे संपत्ति कहाँ लिखेंगे, उधार तरफ। सारे दायित्व को कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ। ठीक है, अब हमें संपत्ति अगर बेचना हो तो जितने भी संपत्ति को बेचना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, जमा तरफ। तो जब संपत्ति बेचेंगे बच्चे तो हमें क्या मिलेगा, रोकड़ या बैंक यानी चेक मिल सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जमीन मकान को बेच दिया तो उसको हम लिखेंगे जमीन मकान। ठीक है, उसके बाद मान लो यंत्र बेच दिया तो यंत्र को लिख देंगे यहाँ पे, जितने में बेचेंगे उसकी रकम यहाँ पे लिख के यहाँ पे टोटल बाहर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक संपत्ति ऐसा है जो फर्नीचर है। ठीक है, अब फर्नीचर को जब हम बेचने गए तो बेचने से पहले साझेदार ने बोला कि भाई फर्नीचर हमें चाहिए, तो हमने इस संपत्ति को किसको दे दिया, साझेदार को। तो जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेके जाता है तो हम साझेदार के पूंजी खाता लिखेंगे। किसके खाता लिखेंगे बच्चे, साझेदार के पूंजी खाता। अगर कोई साझेदार क्या लेके जाता है, संपत्ति, जैसे फर्नीचर लेकर जा रहा है तो हम साझेदार के पूंजी खाता लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो संपत्ति के साथ दो काम कर सकते हैं, या तो उसको बेच देंगे या तो कोई साझेदार उसे लेकर जाएगा। ठीक है, बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। अगर कोई साझेदार लेके गया तो साझेदार के पूंजी खाता लिखेंगे। ठीक है, अब हमने संपत्ति बेच दिया, अब हमारे पास जितने भी दायित्व है बच्चे वो सबका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो दायित्व है उसका पेमेंट किस तरफ करते हैं, उधार तरफ। तो जब भी हम दायित्व चुकाएंगे, दायित्व को क्या करेंगे, चुकाएंगे, तो उधार तरफ चुकाएंगे, तो इसको रोकड़ और बैंक करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको चुका दिया, तो सर लेनदार को चुका देंगे। देनी हुंडी है उसको हमने चुका दिया। ठीक है, कारीगर लाभ भाग फंड है तो उसको भी चुका देंगे, कारीगर लाभ भाग फंड। ठीक है, लाभ भाग फंड। ठीक है, तो सबको पेमेंट कर देंगे किस तरफ, उधार तरफ। अब ऐसा है कि प्रोविडेंट फंड जो है बच्चे वो किसी साझेदार ने चुका दिया है ना। जब कोई साझेदार कोई दायित्व को चुका दे तो उसको हम साझेदार के किसके पूंजी खाते लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाता। तो उसने क्या चुका दिया, प्रोविडेंट फंड, तो उसकी रकम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर कोई साझेदार क्या करता है, कोई दायित्व का भुगतान करेगा तो उसको हम साझेदार के पूंजी खाते लिखेंगे। अगर कोई साझेदार संपत्ति ले जाए तो साझेदार के पूंजी खाते करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुछ खर्च ऐसे होते हैं बच्चे जब हम बिजनेस को बंद करते तब आता है ना, और उसका भी पेमेंट किस में करेंगे हम लोग, रोकड़ या बैंक में कर सकते हैं। जैसे विसर्जन खर्च, जब पेडी हमेशा के लिए बंद होता है तो हमारे पास कौन सा खर्च आएगा, विसर्जन खर्च, तो उसका पेमेंट हम किस में करते हैं, रोकड़ में। इसके अलावा आता है आयकर, आयकर का प्रावधान। ठीक है, तो कई बार ऐसा रहेगा कि जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो हमें कुछ टैक्स भी बाकी होगा बच्चे, तो वो भी पेमेंट करना होता है। तो आयकर का प्रावधान भी कहाँ लिखेंगे, वसूली खाते में, उधार तरफ, और इसकी रकम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डूबा हुआ ऋण वापस मिलता है तो उसे भी हम रोकड़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, डूबत ऋण वापसी, डूबत ऋण वापसी। कई बार भूतकाल में अगर कोई साझेदार कोई ग्राहक अगर पैसे लेके चला गया और जब बिजनेस बंद हुआ बच्चे तो लोग क्या किया, पैसे आकर दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं डूबत ऋण वापसी, है ना। मतलब जिससे उम्मीद नहीं था वो वापस आके पेमेंट करके गया तो उसको बोलते हैं डूबत ऋण वापसी। तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। अब इसके बाद टोटल करेंगे, है ना। तो जब हम टोटल करेंगे तो अगर जमा साइड का ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर जमा तरफ का ज़्यादा हुआ तो क्या मिलेगा बताओ, लाभ। लाभ को हम साझेदार के बीच क्या करेंगे, लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, और उसका टोटल इधर लिख देंगे। अगर उधार तरफ का ज़्यादा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हानि। तो इस हानि को भी हम साझेदार के बीच क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चे कुल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका रोजनामचा किस तरीके से बनाएंगे। तो जब भी रोजनामचा बनाएंगे बच्चे तो सिंपल है, पहला रोजनामचा बनाना है ऊपर से, वसूली खाते उधार, क्या करेंगे, वसूली खाते उधार, और इधर जितनी भी एंट्री है वो सब जमा हो जाएगा। ठीक है, इस साइड की जितनी भी एंट्री वो क्या बन जाएंगे बच्चे, जमा। रोजनामचा जब भी लिखेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, वसूली खाते उधार, और ये सारे क्या करेंगे, जमा। अगर इस तरफ का रोजनामचा लिखना है तो वसूली खाता क्या करेंगे, जमा, तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, उधार, क्या कर देंगे बच्चे, ये सब उधार। ठीक है, तो सारे के सारे एंट्री यहाँ पे उधार हो जाएगी। ठीक है,
जितने भी नीचे दिख रहे सारे एंट्री क्या हो जाएंगे, उधार, और वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। तो ये रोजनामचा बनाने का नियम है। अगर मैं बोलूँ जमीन मकान खाता बंद करना है ना, ये बंद, ओके। तो वसूली खाते में हम चेक करेंगे बच्चे कि इसका रोजनामचा किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो एक रोजनामचा ऊपर से बनाना है और एक अंदर से बनेंगे। अगर वसूली खाते उधार किया तो सारे एंट्री क्या हो जाएंगे, जमा, ठीक है। अगर हमने वसूली खाते क्या कर दिया, जमा, वसूली खाते क्या कर दिया बच्चे, जमा, तो सारे के सारे एंट्री क्या हो जाएंगे, तो सारे के सारे एंट्री हमारा बन जाएगा उधार, ठीक है। अगर मान लें जमीन मकान का रोजनामचा लिखना है तो वसूली खाते उधार जमीन मकान खाते का। यंत्र खाते का अगर रोजनामचा लिखना है तो वसूली खाते उधार यंत्र खाते का। फर्नीचर का लिखना है तो वसूली खाते उधार फर्नीचर खाते का। अगर लेनदार का रोजनामचा लिखना है तो हम लेनदार खाते क्या कर देंगे, उधार, है ना, लेनदार खाते उधार। और जमा किसके खाते करेंगे बच्चे, वसूली खाते जमा। देनी हुंडी खाते उधार हो जाएगा, वसूली खाते जमा। कारीगर लाभ बाग फंड खाते उधार करेंगे, वसूली खाते जमा, ठीक है। इस तरीके से रोजनामचा होता है। अगर मान लें संपत्ति को हमने बेच दिया तो रोकड़ खाते उधार करेंगे, वसूली खाते जमा। अगर कोई साझेदार लेके जाता है संपत्ति तो साझेदार के पूंजी खाते हम क्या कर देंगे, उधार, वसूली खाते जमा। अगर कोई साझेदार ने क्या किया, दायित्व चुकाया, ठीक है, तो अगर कोई साझेदार दायित्व को चुका देता है तो साझेदार के पूंजी खाते में क्या कर देंगे, जमा, और उधार क्या करेंगे, वसूली खाते उधार। मतलब एक एंट्री ऊपर से बनेगा और एक अंदर से बनाना है, ठीक है। अगर मान लो विसर्जन खर्च चुकाया तो रोजनामचा क्या बनेगा, तो वसूली खाते उधार, रोकड़ खाते जमा कर देंगे। आयकर का प्रावधान अगर चुका दिया है तो वसूली खाते उधार आयकर का प्रावधान खाते का, ठीक है। इस तरीके से रोजनामचा। अगर मान ले बिजनेस को लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ, तो क्या रोजनामचा बनेगा, वसूली खाते उधार ए के पूंजी खाते, क्या लिख देंगे बच्चे, ए के पूंजी या चालू खाते का, बी के पूंजी या चालू खाते का, ये रोजनामचा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्ति कितने बच्चे, 2 लाख है, जिसमें चालू संपत्ति कितना है, 40% है। 10,000 रोकड़ सहित, मतलब उसके अंदर 10,000 रोकड़ भी है। स्थिर मिलकत कितना है, 120% रकम उपजा है, और चालू संपत्ति बेचने से कितना मिला, 80% रकम मिला है। तो जरूरी रोजनामचा लिखे। तो पीढ़ी की कुल संपत्ति कितना दिया है, 2 लाख है। अभी देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है, तो 21 का सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले बताओ संपत्तियां कितने हैं, तो सर 2 लाख है, जिसमें से 40% चालू संपत्ति, तो 2 लाख का 40% हो जाएगा 80,000, ठीक है। और 2 लाख का फिर स्थिर संपत्ति 60%, तो 60% कितना हो जाएगा बच्चे, तो 2 लाख का 60% 1,20,000। अब चालू संपत्ति में क्या बोला था कि रोकड़ कितना समावेश है, 10,000, तो इसका मतलब अनचालू जो संपत्ति है बच्चे हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70,000। कितने हो जाएंगे, 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था कि जो चालू संपत्ति है उसको बेचने से कितना प्रतिशत मिला, 80%। तो जो 70,000 है उसका गुना कर देंगे 80%। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 80% कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 70,000 का 80% यानी 56,000 कितना आ गया बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे 56,000। और स्थिर संपत्ति को बेचने से कितना मिला है, तो सर इसका मिला है 120%। 120%। तो बताओ 1,20,000 का, 1,20,000 का कितना प्रतिशत, 120%, तो आ जाएगा 1,44,000, ठीक है। मतलब 1,44,000 मिले। अब बताओ इसका रोजनामचा किस तरीके से लिखेंगे। तो फर्स्ट जो पहला रोजनामचा बनेगा वो लिखेंगे। अब बताओ संपत्ति खाता बंद करने का रोजनामचा होता है वसूली खाता उधार, क्या लिखेंगे बच्चे, वसूली खाता उधार। और चालू संपत्ति खाते का, चालू संपत्ति खाते का। और स्थिर संपत्ति खाते का, स्थिर संपत्ति खाते का। अब बताओ रकम कितना आ जाएगा, तो ये तो 80,000 हो गया,
सॉरी 80,000 नहीं, 70,000 है ना, ये 70,000 हो गया। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1,20,000। तो यानी टोटल हो जाएगा 1,90,000। कितना हो जाएगा, 1,90,000। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो रोजनामचा बनेंगे वो बेचने के बनेंगे, है ना। तो जब बेचते तो रोजनामचा क्या बनता था, तो बेचने से क्या मिलेगा, रोकड़। तो रोकड़ खाता क्या कर देंगे, उधार और वसूली खाते जमा करेंगे ना, वसूली खाते का। अब बताओ बेचने से कितना मिला था, तो 56,000 प्लस 1,44,000 है ना। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 56,000 प्लस 1,44,000, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया बच्चे 2 लाख, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपया। तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ भी लिख देंगे 2 लाख जमा में। ठीक है। और एग्जाम में जब भी बनाना है बच्चे, फॉर्मेट बनाना है, यहाँ पे उधार जमा, है ना, तारीख विवरण लिखते थे ना फॉर्मेट में, ऐसा बना के फॉर्मेट में बनाना है आपको। ठीक है। चलो ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो आई होप से समझ में आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बार पूछे जाते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, टोटल संपत्ति 2 लाख है, उसमें 40% चालू संपत्ति, तो 2 लाख का 40% 80,000, और 2 लाख का 60% 1,20,000। अब बताओ 80,000 में से रोकड़ 10,000, तो बचा कितना, 70,000। अब बोला है कि चालू संपत्ति बेचने से 80% मिले, तो 70,000 का 80% कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। और 1,20,000 का 120% मिला, यानी 1,44,000 मिले। तो यहाँ पर इस तरीके से रोजनामचा बना लेंगे, वसूली खाते उधार, चालू संपत्ति खाते का, स्थिर संपत्ति खाते का, और दूसरा रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते का। ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा सभी को। बाकी के क्वेश्चन बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।